नमस्कार, देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की और प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में जुट गई। अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी विधायकों को, जिला अध्यक्षों, मंडल तथा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी। वहीं मंत्रियों और विधायकों को भी उनके क्षेत्र में इस अभियान में शामिल होने के निर्देश दिए गए। पिछले गुरुवार को मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम अभियान में इसकी शुरुआत हो गई। इसके बाद प्रदेश में पक्ष विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तिरंगा यात्रा में शामिल होने राजनांदगांव गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया। इसी कड़ी में प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश में तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में समस्त देशवासियों से अपील किया है और 9 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा सप्ताह का आह्वान किया है और सभी देशवासी अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराएं। और हम लोग छत्तीसगढ़ में इसकी पूरी तैयारी कर लिए हैं और अभी पिछले गुरुवार को जनदर्शन के दिन हमने इसकी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में कर दी है। उधर बीजेपी के तिरंगा अभियान पर विपक्ष का कहना है कि ये केवल दिखावा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 50 साल तक झंडा नहीं फहराने वाले देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पीसीसी चीफ ने बीजेपी से आग्रह किया कि अगर तिरंगा यात्रा निकालना है तो नागपुर की मेन शाखा से यात्रा निकालें, फिर कहीं जाएं। 50 साल तक झंडा नहीं फहराने वाले देशभक्ति का पाठ पढ़ाना बंद कर दें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरएसएस हमारी मात्र संस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जेपी नड्डा ने कह दिया, लेकिन उस आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। ये लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। आज किस मुंह से तिरंगे का सम्मान करने जा रहे हैं? ये 50 साल तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। मैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा निकालना है भारतीय जनता पार्टी को, पहले नागपुर के मेन शाखा से पहले तिरंगा यात्रा निकाल तो लिख ले, उसके बाद पहले गांव में और कहीं जाए, पहले नागपुर से निकाले। 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले देशभक्ति का पाठ पढ़ाना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी के जो अब तो कहते हैं कि आरएसएस हमारी मातृ संस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, जेपी नड्डा ने कह दिया है। लेकिन उस आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक की तिरंगा नहीं फहरा था। ये लोग तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। आज किस मुंह से तिरंगे का सम्मान करने जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। अब देखना होगा कि सियासी बयानबाजियों के बीच ये यात्रा कितनी सफल हो पाती है। बीएस टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों लाडली बहना सियासत का केंद्र बिंदु बनी हुई है। मोहन सरकार हर महीने लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि दे रही है तो कांग्रेस संकल्प पत्र को लेकर उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। महिला वोट बैंक पर सबकी नजर है, इसलिए उस पर सियासत भी अनलिमिटेड हो रही है। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। सियासत का केंद्र बिंदु बनी लाडली बहना, किसको कितना मिलेगा सियासी फायदा? महिला वोट बैंक पर हर किसी की नजर। हर महीने मोहन सरकार दे रही 1250 रुपए। कांग्रेस ने वादा खिलाफी का लगाया आरोप।
मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को इन दोनों चुनाव में लाडली बहना योजना का फायदा मिला। सबसे ज्यादा वोट भी महिलाओं के बीजेपी को मिले। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए ये योजना गेम चेंजर भी साबित हुई। ये योजना अभी भी जारी है और सरकार का दावा है कि आगे भी ये योजना इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सियासत का केंद्र बिंदु बनती जा रही है। बीजेपी हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनाओं के खाते में 1250 रुपए राशि ट्रांसफर करती है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश के 25,000 स्थान पर कार्यक्रम कर सिंगल क्लिक से लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए और रक्षाबंधन के शगुन 250 रुपए अलग से राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हाउस में आयोजित रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। संकल्प पत्र में जो कहा गया है वे सभी योजनाएं और कार्यक्रम लागू होंगे। मोहन सरकार में बंद नहीं होगी कोई भी योजना। लाडली बहनों को मिलती रहेगी हर महीने राशि। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का किया दावा। कांग्रेस कर रही महिलाओं को 3,000 रुपए देने की मांग। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। उनके सशक्तिकरण के लिए हर योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस ने योजना पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन ये योजना निरंतर चल रही है। आगे भी योजना जारी रहेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो योजना लेकर आई है जो उनकी बहनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाएगी। राखी के अवसर पर भी इस बार फिर अपनी बहनों को सौगात दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कांग्रेस अगर चिंता करना चाहती है तो अपने दामन में झांक कर देखे। हमारी लाडली बहनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत हर महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि बीजेपी की लाडली बहना योजना के आगे ये योजना फेल हो गई और महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया और प्रचंड बहुमत से जिताया भी। अब फिर कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान लाडली बहनों से 3,000 रुपए तक देने का वादा किया था। ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया। हर महीने 1250 रुपए की राशि देकर बीजेपी सरकार खुद को महिला हितैषी बताती थी, जबकि बीजेपी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। 3 महीने के बाद क्रमशः धीरे धीरे ये राशि हम 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। हम लोग वो उनका जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ वादा है वो याद दिला रहे हैं। अब हर महीने की 10 तारीख को वो धनराशि उनके खाते में डालकर फिर प्रश्न उठाते हैं, देखो हमने पैसे डाल दिए। अरे भाई, आपने खुद कहा था कि हम पैसे डालेंगे, इसमें क्या कृपा की आपने? और आपने कहा था कि इस योजना को 3,000 रुपये महीने तक ले जाएंगे। बीजेपी की महिला वोट बैंक पर पकड़ बरकरार है। वो ये नहीं जानती है कि अब ये मुद्दे कांग्रेस के पाले में जाए। कांग्रेस जरूर महिलाओं को लेकर सरकार को घेर रही हो, लेकिन बीजेपी अपनी योजना का दायरा बढ़ाती जा रही है। दोनों ही दलों के लिए महिला वोट बैंक जरूरी है, इसलिए इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थाओं में प्रशासक व सदस्य नियुक्त करने की योजना बनाई। लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को प्राथमिक से लेकर शीर्ष समितियों में समायोजित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देना और नाराजगी दूर करना है। सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्तरों पर समायोजित किया जाएगा और 4,523 प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति में प्रशासक और सदस्यों के रूप में उनको मौका दिया जाएगा। इसी तरह 28 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, अपेक्स बैंक, विपणन समितियां, राज्य सहकारी विपणन संघ और महासंघ में भी मौका मिलेगा। इसके लिए पार्टी ने जिले के सहकारिता से जुड़े नेताओं से नाम मांगे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थाओं में नियुक्ति की योजना। 20,000 कार्यकर्ताओं को प्राथमिक से लेकर शीर्ष समितियों में समायोजित किया जाएगा।
4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में प्रशासक और सदस्यों के रूप में उनको मौका दिया जाएगा। साल 2013 के बाद नहीं हुए चुनाव। अशासकीय व्यक्तियों को प्रशासक और सदस्य बनाया जाएगा। सहकारी समितियों में प्रशासकों की जगह भाजपा नेताओं को किया जाएगा पदस्थ। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में एक प्रशासक और उसकी सहायता के 2 या 3 सदस्य बनाए जाएंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक में भी प्रशासक के साथ 5 या 6 सदस्यों की होगी नियुक्ति। कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना पनपे इसलिए होगा समायोजन। पात्रता की जांच करेंगे सहकारिता विभाग के अधिकारी। अशासकीय व्यक्ति को बनाया जाएगा प्रशासक। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव साल 2013 के बाद से नहीं हुए हैं। 2018 के बाद प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं में सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रशासक हैं। सहकारी अधिनियम में 6 माह और विशेष परिस्थिति में इस अवधि को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं होने के चलते अधिकारी प्रशासक बने हुए हैं। अब सरकार ने तय किया कि अशासकीय व्यक्तियों को प्रशासक और सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी से प्रत्येक संस्था के लिए 3-3 नाम मांगे गए हैं। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, साथ ही जिन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव कराया जाएगा। यही सदस्य सूची तैयार कराएंगे और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे जिन्हें चुनाव लड़ाया जाना है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में एक प्रशासक और सहायता के लिए 2 या 3 सदस्य बनाए जाएंगे। इसी तरह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक में भी प्रशासक के साथ 5 या 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यह व्यवस्था 450 विपणन समितियों और राज्य सहकारी विपणन संघ के लिए रहेगी। देखिए, जो हमारे माननीय शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने नवाचारों की छड़ी लगा दी और उस नवाचार में एक नवाचार ये भी है कि सहकारिता में हमारे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर हर कार्यकर्ता के लिए कार्य है और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है। इसीलिए सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता समझकर कार्य करता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नवाचार करने के सारे प्रयत्न कर रहे हैं। उस नवाचार में एक नवाचार ये भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जहां उचित होगा उनके कार्य क्षमताओं के अनुसार फिट किया जाएगा, उन्हें कार्य दिया जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और यही है हमारी रीति नीति। सहकारी संस्थाओं में प्रशासक सदस्य नियुक्ति पर कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब से सहकारी आंदोलन पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता पिछले दरवाजे से पदों पर बैठने की तैयारी में हैं। कांग्रेस का कहना है कि सहकारी आंदोलन के साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। सहकारी आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। सहकारी आंदोलन जो पहले मध्य प्रदेश में लाखों युवाओं को नौकरी देता था, नेतृत्व करने का मौका देता था, उनके हकों पर अब डाका डाला जा रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, सरकारी आंदोलन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार के अड्डा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग एन केन प्रकारण उनके पदों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। और अब ये देखने में आ रहा है कि अब कार्यकर्ता भी जो है वो पिछले दरवाजे से वहाँ पर पदों पर बैठने की तैयारी में भाजपा लगी हुई है। मैं समझता हूँ सरकारी आंदोलन के साथ इससे बड़ा कोई धोखा और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई काम नहीं हो सकता जिससे कि सहकारी आंदोलन को जो है वो समाप्त करने की दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासक और सदस्य नियुक्ति करने से पहले सबकी पात्रता की जांच सहकारिता विभाग से कराई जाएगी। इसमें तमाम व्यवस्थाओं, तमाम चीजों को देखा जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं जिसने ऋण ना चुकाया हो, इसके अलावा वो अपात्र हो गया हो। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नाराजगी के कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह से नुकसान हुआ,
पार्टी उससे सबक लेकर अब मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को भी सत्ता में भागीदार बनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दी जा रही है। इन संस्थाओं के चुनाव 2013 के बाद से नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव कब होंगे। इसी के साथ वक्ता चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल डॉक्टर गोविंद सिंह इन दिनों दोनों मुश्किल में हैं। वह इन दिनों जिला प्रशासन के शिकंजे में फंसे हुए हैं और उनके गृह नगर भिंड जिले के लहार में जिला प्रशासन उनके आलीशान आशियाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण करके अपना आलीशान बंगला तैयार किया। क्यों मुश्किल में है गोविंद सिंह? क्या कमजोर पड़ गए कांग्रेस के दिग्गज नेता? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुश्किल नजर आ रहे डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव और तमाम कांग्रेसी विधायक लहार में गोविंद सिंह के समर्थन में प्रदेश सरकार के खिलाफ गरजे हैं। इस दौरान सबसे ताकतवर नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की आंख से आंसू झलक उठे। एक समय गोविंद सिंह की लहर में तूती बोलती थी, लेकिन इस बार वह विधानसभा चुनाव हारे तो उनका वर्चस्व भी लहार में खत्म हो गया। ऐसे में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जब मंच से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना भाषण दे रहे थे तो वह भावुक हो गए और खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंख से आंसू झलक उठे। उन्होंने मंच से अपना और अपने कार्यकर्ताओं का दर्द भी बयां किया। आप कृपया कर हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना लगाया उन लोगों को जेल में रखा। लिहाजा अब इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान सामने आया। लिहाजा ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कभी अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं करती, न अन्याय करती है। बीजेपी अन्याय करने वाले लोगों का साथ भी नहीं देती। डॉक्टर गोविंद सिंह के आंसू छलकने पर कहा, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी कभी अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है, ना अन्याय सहन करती है, ना अन्याय करती है और ना अन्याय को करने वाले लोगों का साथ देती है। अब ये उनका व्यक्तिगत मामला होगा। अब डॉक्टर गोविंद सिंह के दर्द का कितना असर होता है? शासन उनके आलीशान आशियाने पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इसी पर प्रदेश में सियासत हो रही है। सियासत कितनी जायज है और यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो विकसित भारत 2047 की कल्पना को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज कोरी कल्पना बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार से 2024 संभल नहीं रहा और बात 2047 की कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। आखिर क्यों सियासत शुरू हुई है और वहीं भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत को लेकर सियासत, विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सियासत तेज। देश भर के हर हिस्सों में बाकायदा कार्यक्रम ही किए जा रहे। विकसित भारत 2047 वर्तमान सरकार का रोड मैप। कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। 2024 तो संभल नहीं रहा, 2047 की बात कर रहे। जनता को झूठा सपना दिखाना बंद करे भाजपा। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने किया पलटवार। कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही। छत्तीसगढ़ में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित बनाने पर जोर दे रही है। अमृतकाल विजन 2047 के तहत प्रदेश भर के हर हिस्सों में बाकायदा कार्यक्रम ही किए जा रहे हैं। बाकायदा विकसित भारत 2047 वर्तमान सरकार का रोड मैप है।
जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद्य सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। दीपक वैद्य कह रहे हैं कि 2024 तो संभल नहीं रहा, 8 माह में ही सरकार फेल हो गई। बात कर रहे हैं 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का। भाजपा के लोग जनता को झूठा सपना दिखाना बंद करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हवा अभी बातें करते हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ की नेता भी हवा वही बातें कर रहे हैं। 2024 संभल नहीं रहा है। 2024 को में सरकार जनता के हितों की नहीं रक्षा कर पा रही है। 2024 में सिर्फ 8 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और ये बात कर रहे हैं 2024 का, और सिर्फ साल 80 करोड़ 5 किलो राशन पर आश्रित है, और ये बात कर रहे हैं 2047 का। मतलब इस तरह से एक झूठे सपना दिखाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। इसलिए हम कहते हैं झूठे सपना दिखाना बंद करें और जनता के हितों के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परिकल्पना को साकार करने में राज्य की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार दस्तावेज आगामी राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2024 को विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 जारी किया जाएगा। बकायदा इसे लेकर राज्य में काम भी चल रहा है। लेकिन इस बीच दीपक वैद्य के बयान पर सियासी गलियारे में सियासत आ रही है। आज के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद संतोष पांडे ने इसे कांग्रेस मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, उनके नेता रोल पर है। नहीं, दीपक वैद्य का बात मानते तो बस्तर वाले उन्हें निपटाते नहीं, वह तो वही निपट चुके हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो दमखम के साथ करते हैं। विकसित भारत संकल्प की जो हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो दमखम के साथ बात करते हैं, और हमारा सब प्रकार से रोड मैप तैयार है, उस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे? देश मानसिक दिवालियेपन से गुजर रही है, उनकी बौद्धिक स्थिति खराब हो चुकी है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, उनके नेता पेरोल पे हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर सियासत कोई पहली बार नहीं हो रही। जिस दिन इसका बीजारोपण हुआ उसी दिन से सियासत भी हो रही है। मगर यहाँ सवाल यह है कि अगर देश और प्रदेश को विकसित बनाने को लेकर कोई परिकल्पना मात्र करे तो भी क्या इस पर सियासत होगी, और अगर सियासत होगी तो क्या यह जायज माना जाएगा? बहरहाल आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या राज्य और देश के विकास को लेकर तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट की सियासत भी हमें झेलना होगा। इसी के साथ बात सियासत में फिलहाल इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।